नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। टॉप न्यूज में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज से राजधानी दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासभा को करेंगे संबोधित। 195 देशों के पुलिस प्रमुख और इंटरपोल अधिकारी होंगे शामिल। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल। कहा, संविधान की भावना के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। न्यायाधीश नियुक्तियों को तय करने के कारण न्याय प्रदान करना होता है प्रभावित। यूएनओ में बदलाव की भारत की मांग के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर। 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिशन लाइफ पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम में होंगे शामिल। श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलका को बुकर पुरस्कार। श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान लिखे गए व्यंग और फिक्शन के लिए मिला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। बीसीसीआई की सालाना बैठक आज। बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष पर हो सकता है फैसला। आईसीसी चेयरमैन पद के लिए भी नाम होगा तय। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। आज से राजधानी दिल्ली में 90वीं इंटरपोल महासभा शुरू होने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस महासभा में 195 देशों के पुलिस प्रमुख और जांच एजेंसियों के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इंटरपोल की इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपराधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी सहयोग और हर तरह के अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कदम उठाना है। इंटरपोल की इस कॉन्फ्रेंस में नार्को टेररिज्म, ड्रग सिंडिकेट, साइबर क्राइम, कुख्यात गैंगस्टर्स के ठिकानों और फ्रॉड से जुड़े अपराधियों और अपराध के पैटर्न पर न सिर्फ चर्चा होगी, बल्कि एक दूसरे से जानकारी साझा करने पर सहमति भी बनाने की कोशिश की जाएगी। इंटरपोल की 90वीं महासभा आज से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। ये महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और अपने कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के सुथल में कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। लोथल दरअसल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था और यहां पर सबसे पुराने मानव निर्मित गोदी या डॉकयार्ड की खोज होने के लिए ये जाना जाता है। लोथल में एक समुद्री धरोहर परिसर को विकसित किया जाना दरअसल इस शहर की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में PMJAYMA योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार घर घर जाकर लाभार्थियों की पहचान करती है और पात्र लोगों को योजना का लाभ देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले कुछ जागरूक नागरिक और बिचौलिए ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते थे, लेकिन अब उनकी सरकार ने ये परंपरा बदल दी है। अब सरकार लाभ देने के लिए खुद पात्र लोगों के दरवाजे पर जाती है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। અને પીએમ જય માનો તો આજે ગુજરાત સરકારે વિસ્તાર પણ કરી દીધો અને મને ખાતરી છે કે તમને પહેલા પણ આ બધા લાભ મળ્યા છે, આજે પણ મળી રહ્યા છે, હવે લાભ પણ વધી રહ્યા છે, જેના કારણે તમે મુસીબતમાંથી આનો વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે, એનો લાભ થશે। एनआईए ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग ठिकानों पर आज सुबह फिर से छापे मारे हैं। माना जा रहा है कि एनआईए की ये कार्रवाई आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और ड्रग्स माफियाओं के गठजोड़ को लेकर मिल रही जानकारी के आधार पर की गई है। इससे पहले पिछले महीने और इस महीने की शुरुआत में भी एनआईए ने अलग अलग ठिकानों पर छापे मारकर कार्रवाई की थी। पाथ टू प्राइड थीम के साथ देश का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को इस समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को गांधीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 घरेलू रक्षा उद्योग की बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन करेगा।
रक्षा मंत्री ने कहा कि 5 दिन चलने वाला 12वां डिफेंस एक्सपो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन हासिल करने के लिए घरेलू रक्षा उद्योग के बढ़ते कौशल को प्रदर्शित करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक्सपो के दौरान भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता और हिंद महासागर क्षेत्र प्लस कॉन्क्लेव का उद्देश्य शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और नई रक्षा और औद्योगिक साझेदारी स्थापित करना है। डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान 451 समझौता ज्ञापन, टीओटी समझौते और उत्पाद लॉन्च की उम्मीद है। को भी बढ़ावा देगा, जिससे वे ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदार बन सकते हैं और रोजगार के नए अवसर को भी यह जन्म दे सकते हैं। डिफेंस एक्सपो से ठीक पहले सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कई देशों की अपने समकक्षों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉरिटानिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य गाम्बिया, घाना, इथियोपिया और काबो वर्डे के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। इन देशों के साथ पारस्परिक लाभकारी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं और संविधान की भावना के मुताबिक जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। आरएसएस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य द्वारा सोमवार को आयोजित साबरमती संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्होंने देखा है कि आधे समय न्यायाधीश नियुक्तियों को तय करने के लिए व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण उनका जो प्राथमिक काम होता है न्याय प्रदान करना, वो प्रभावित होता है। किरेन रिजिजू इससे पहले भी कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं। पिछले महीने उदयपुर में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। 9 नवंबर को वो मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कानून मंत्रालय की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश यू ललित ने केंद्र से अपने उत्तराधिकारी के तौर पर न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का 2 साल का कार्यकाल होगा और वो 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया कि उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने की धमकी दी गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा है कि प्राथमिकी में आरोपों और जांच के दौरान अब तक एकत्रित किए गए सबूतों पर सिसोदिया की सख्ती से जांच की गई थी। एजेंसी ने कहा कि उनके बयान की यथासमय पुष्टि की जाएगी और जांच की जरूरत के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनीष सिसोदिया से दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई मुख्यालय में सोमवार को 9 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। उनसे एफआईआर में आरोपी बनाए गए लोगों से उनके संबंधों और छापेमारी में मिले दस्तावेजों के सिलसिले में पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव डाला गया। आपको बता दें कि सीबीआई ने अगस्त में मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एजेंसी ने मनीष सिसोदिया के परिसरों पर छापेमारी की थी और गाजियाबाद के एक बैंक में उनके लॉकर की तलाशी भी ली गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज से 20 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जनवरी 2022 में इस वैश्विक संस्था के महासचिव के तौर पर वे दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद गुटेरेस की ये पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले गुटेरेस अक्टूबर 2018 में भारत आए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल से करेंगे। वहां पर वे 26/11 आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गुटेरेस आईआईटी मुंबई में भारत एट 75 संयुक्त राष्ट्र भारत गठजोड़ दक्षिण सहयोग को मजबूत बनाना इस विषय पर संबोधन देंगे। 20 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पुस्तिका शुभंकर और टैगलाइन की शुरुआत करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर और साथ ही आपको रूबरू कराएंगे खेल समाचारों से भी। आप बने रहिए हमारे साथ।
India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। अब नजर टॉप 10 खबरों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सुबह 11:30 बजे पूसा संस्थान में पूसा किसान मेले का दौरा करेंगे और साथ ही पूसा संस्थान के वीआईपी लाउंज में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान भवन नई दिल्ली में वर्ष 2020, 21 और 2022 के लिए अनुभव पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री पेंशन भोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकल खिड़की एकीकृत पेंशन भोगियों का पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया आज सुबह 9:30 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कल नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास और राज्य के नागरिक उड्डयन विभागों और मंत्रालयों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देना है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई अपने दोनों रनवे पर वार्षिक मरम्मत और रखरखाव कार्य के कारण सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के लिए बंद रहेगा। इस दौरान की उड़ानों को रिशेड्यूल किया गया है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हो गया। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने वोट डाले। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुल लगभग 9,900 डेलीगेट में से करीब 9,500 लोगों ने मतदान किया। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि करीब 96% मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नई दिल्ली में आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आज आयोजन होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दिल्ली की विशेष अदालत आज सुनवाई करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया था। दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत जैन और अन्य 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में पेश होंगे। जमानत पर चल रहे तेजस्वी यादव को गीतांजलि गोयल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश होना है। गुजरात में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस सस्ती हो गई है। दिवाली से पहले सरकार ने सीएनजी पीएनजी पर वैल्यू एडेड टैक्स घटाकर 10% कम कर दिया है। इससे सीएनजी कंज्यूमर्स को प्रति किलो 6 से 7 रुपए की राहत मिलेगी। साथ ही केंद्र की उज्ज्वला योजना के तहत 38 लाख लाभार्थियों को हर साल 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को 15 राष्ट्रों में तैनात भारत के राजदूतों ने भेंट की। प्रदेश में रोजगार परक निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। आदित्यनाथ से मिलने वालों में आयरलैंड, पोलैंड, जिनेवा, जॉर्डन, भूटान, नेपाल, बहरीन, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड और मेक्सिको में भारतीय राजदूत शामिल थे। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर।
लेखक शेहान करुणा तिलका ने श्रीलंका के क्रूर गृहयुद्ध के दौरान लिखे गए एक व्यंग आफ्टर लाइफ नोयर और फिक्शन द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता। श्रीलंका के प्रमुख लेखकों में से एक करुणा तिलका ने अपने उपन्यास के लिए 50,000 पाउंड यानी कि करीब $57,000 का पुरस्कार जीता। 47 वर्षीय शेहान पत्रकारिता के क्षेत्र में कई साल काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बच्चों की किताबें, पटकथा और रॉक गीत भी लिखे हैं। I hope it's written in Sri Lanka that learns from its stories, and that 7 Moons will be in the fantasy section of the bookshop and will not be mistaken, next to the Dragons and Unicorns, will not be mistaken for realism or political satire. We are all winners for being part of this magnificent shortlist, though perhaps I might pocket the extra cash if that's okay. रूस के येस्क शहर में एक सुपरसोनिक सैन्य विमान सुखोई Su-34 आवासीय बिल्डिंग से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। इस हादसे में कम से कम 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन से सटे येस्क शहर की इस बहुमंजिला इमारत में आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस हादसे में 19 लोग घायल भी हो गए हैं। इसके अलावा 6 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले चालक दल बाहर निकलने में कामयाब रहा। रूसी और ईरानी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंधों को लेकर व्हाइट हाउस ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूसी और ईरानी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करेगा। इससे ईरान के लिए इन हथियारों को रूस को बेचना कठिन हो जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन के मुताबिक यूक्रेन में सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए रूस द्वारा ईरानी ड्रोन का उपयोग करने के व्यापक प्रमाण हैं। अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक रूस यूक्रेन को छोड़कर चला नहीं जाता। We are going to continue to work with our allies and partners. We will continue to impose costs on Russia, hold them accountable, and for its war crimes, as we've talked about. You've heard directly from the president on the war crimes piece and its atrocities, and providing Ukraine with security, economic, and humanitarian assistance. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत उसने पश्चिमी यरूशलेम को इस्राएली राजधानी के रूप में मानने से इनकार कर दिया और मान्यता वापस ले ली। सरकार ने इस फैसले को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति वार्ता के हिस्से के रूप में बताया है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने साल 2018 में पश्चिम यरूशलेम को इस्राइल की राजधानी की मान्यता दे दी थी, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री ने पिछली सरकार के इस फैसले को बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की खबर पर। आरबीआई ने कहा है कि महंगाई पर काबू पाने की लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि मौद्रिक नीति के तहत उठाए कदमों का असर दिखने में समय लगेगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अगुवाई वाली एक टीम ने अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में लिखे एक लेख में ये संभावना जताई है। इस लेख के मुताबिक अगर हम सफल होते हैं तो हम नकारात्मक मुद्रास्फीति से जूझ रही बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के तौर पर भारत की संभावनाएं मजबूत करेंगे। मुद्रास्फीति के खिलाफ जारी जंग का सुखद नतीजा विदेशी निवेशकों में नया जोश भरेगा, बाजारों को स्थिरता देगा और टिकाऊ आधार पर वित्तीय स्थायित्व प्रदान करेगा। अब नजर डालते हैं शेयर बाजार के ताजा हालात पर। आज सेंसेक्स 333.15 अंकों की बढ़त के साथ 58,744.13 अंक पर खुला। वहीं निफ्टी 126.95 अंकों की बढ़त के साथ 17,438.75 अंक पर खुला। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। बीसीसीआई की सालाना बैठक आज मुंबई में होगी। इस बैठक में बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष और आईसीसी चेयरमैन पद सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बीसीसीआई अध्यक्ष के लिए 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रोजर बिन्नी का नाम चर्चा में है।
राजीव शुक्ला के उपाध्यक्ष, जय शाह के सचिव, आशीष शेलार के कोषाध्यक्ष, देवाजीत सैकिया के संयुक्त सचिव और अरुण धूमल के IPL चेयरमैन बनने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। बोर्ड के सदस्य इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि क्या BCCI को ICC चेयरमैन पद के लिए अपना उम्मीदवार पेश करना चाहिए या मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले को ही एक और कार्यकाल के लिए समर्थन देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के दौरान टीम इंडिया ने वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 186 रन बनाए। टीम की तरफ से KL राहुल ने 57 और सूर्य कुमार यादव ने 50 रनों की पारी खेली। वहीं जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान एरोन फिंच ने 76 रनों की पारी खेली। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के दौरान पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी उलटफेर देखने को मिला। सोमवार को खेले गए पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड ने बड़ा उलटफेर करते हुए वेस्ट इंडीज को 42 रन से शिकस्त दी। स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 160 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी वेस्ट इंडीज की टीम 18.3 ओवर में 118 रन बनाकर ढेर हो गई। वहीं जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच हुए मुकाबले को जिम्बाब्वे की टीम ने 31 रन से अपने नाम कर लिया। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 174 रन बनाए, जिसके जवाब में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 विश्व कप के दौरान आज भी 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला नामीबिया और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार 9:30 बजे से जिलोंग में शुरू होगा, जबकि दिन का दूसरा मुकाबला श्रीलंका और UAE की टीमों के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से जिलोंग में ही शुरू होगा। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 18 अक्टूबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। 18 अक्टूबर साल 1922 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड BBC का गठन किया गया। BBC का गठन यूनाइटेड किंगडम में व्यापार करने वाली ब्रिटिश और अमेरिकी विद्युत कंपनियों द्वारा किया गया। BBC एक ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। इसका मुख्यालय लंदन के वेस्टमिंस्टर में ब्रॉडकास्टिंग हाउस में है। यह दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्रसारण संगठन है। BBC कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा प्रसारण करता है। 18 अक्टूबर साल 1931 को थॉमस एल्वा एडिसन का निधन हुआ। उन्हें साल 1879 में किए गए बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। बिजली के बल्ब से घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध कराई गई थी। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी बनाई। इस कार्य में JP मॉर्गन और स्पेंसर ट्रॉस्क उनके फाइनेंसर थे। एडिसन ने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन और साउंड रिकॉर्डिंग समेत कई क्षेत्रों में आविष्कार किए। इनमें फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा जैसे मुख्य आविष्कार शामिल हैं।